स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको इसमें से जो अलग है उसकी पहचान करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कि सर इसमें से अलग क्या है? ऑब्वियस है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि बाकी सारे जो बैंक हैं ये कमर्शियल बैंक हैं। एसबीआई, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे कमर्शियल बैंक हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये बैंकों का बैंक है और ये देश का केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। सिडबी वाज सेटअप डैश डैश एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ। सिडबी डैश डैश वर्ष में डैश डैश के सहायक के रूप में स्थापित हुआ। सिडबी नाम पे गौर कीजिए। ओके, खुद ही क्वेश्चन कर लीजिए आप इसको। ये आईडीबीआई की सहायक के रूप में स्थापित हुआ था 1990 में। ठीक है, तो सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम है वैसे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें आगे स्मॉल वर्ड आ गया। ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। मतलब इस कंपनी के यानी इस संस्था के 100% शेयर्स आईडीबीआई के पास हैं। तो जिसके पास शेयर होते हैं वो होती है होल्डिंग कंपनी, जिसके शेयर होते हैं वो होती है सब्सिडरी कंपनी। हिंदी में जिसके पास शेयर होते हैं, जिसने शेयर खरीदे होते हैं, उसको बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी, और जिसके खरीदे जाते हैं उसे कहते हैं सहायक कंपनी। अगला तीसरा आसान क्वेश्चन, इसका मुख्य कार्य हमारे देश की मुद्रा नीतियों और ऋण नीतियों को नियंत्रित और समन्वयित करना है। यहाँ बताए गए संस्थान की पहचान कीजिए। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, या बैंक ऑफ इंडिया के बारे में? देखिए, देश की मौद्रिक नीति, मुद्रा बाजार, ऋण नीतियों को जो कंट्रोल करता है वो है आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम है। बिल्कुल लड्डू लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट, बाजार पूंजीकरण के अनुसार वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? देखिए, जब 2025 की मार्च में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ा बैंक है वो है एचडीएफसी। एक ज़माने में एसबीआई सबसे बड़ा बैंक होता था, लेकिन अब ये थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं जो फोर्ब्स इंडिया के हिसाब से हैं, और 7 जनवरी 2025 तक ये लिस्ट अपडेटेड है मेरे पास। उसमें एचडीएफसी बैंक नंबर 1 चल रहा है। ये प्राइवेट क्षेत्र का बैंक है और इसका मार्केट कैप यानी इसके शेयरों का जो बाज़ार मूल्य है वो है 13.10 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे है आईसीआई बैंक 8.90 लाख करोड़ रुपए, और इसके बाद एसबीआई जो कि पब्लिक बैंक है 6.47 लाख करोड़ रुपए, और फिर दूसरे बैंक के भी हैं। टॉप 3 बैंक आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, इन केस ऑफ विच कार्ड अ होल्डर कैन स्पेंड मनी ओनली अप टू द बैलेंस इन हिज अकाउंट। हमने डेबिट क्रेडिट कार्ड सुना है, क्रेडिट कार्ड नाम सुना है। डेबिट कार्ड की ये विशेषता होती है कि जितना आपके खाते में पैसा होता है आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो। आम भाषा में जिसे आप अपना एटीएम कार्ड कहते हैं, तो अगर आप एटीएम कार्ड आपका डेबिट कार्ड, अगर आपके पास खाते में 50,000 रुपये पड़े हैं तो आप 50,000 ही निकाल पाओगे। क्रेडिट कार्ड की दशा में आपको एक लिमिट अलॉट होती है, उस लिमिट तक आप स्पेंड कर सकते हैं और बाद में आपको बिलिंग साइकिल के हिसाब से पेमेंट करना होगा। लेकिन डेबिट कार्ड की खासियत होती है जितना खाते में है उतना ही खर्च पाओगे, उतना ही खाते से निकलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? अगर आपके मन में आया कि मैं बैंक खोलना चाहता हूँ, खुद का बैंक खोलना चाहता हूँ, तो आप किसके पास लाइसेंस लेने जाओगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, या बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट में आपको फाइल करना पड़ेगा। आरबीआई को ये पावर दिया हुआ है कि वो बैंकों को लाइसेंस देगा, भले ही वो बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के तहत खोला जाए, लेकिन लाइसेंस देने का जो पावर है वो आरबीआई के पास ही है। बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 provides the legal framework, but the licensing power is exercised by RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरबीआई वाज स्टैब्लिश्ड इन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में या अप्रैल 1935 में? जनवरी 1949 में या जनवरी 1935 में? तो अप्रैल 1935 में स्थापना पूछी है। मैं कुछ और तारीखें भी आपको बताता हूँ, ये तीनों चारों तारीखें याद रखिएगा। इसकी स्थापना की तिथि है 1 अप्रैल 1935। इससे संबंधित जो एक्ट है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये तारीख है, लेकिन ये है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की तारीख और हमसे पूछी थी स्थापना की तारीख। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट, बैंकिंग ऑम्बड्समैन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट? बैंकिंग लोकपाल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? बैंकिंग लोकपाल जो ग्राहकों की शिकायतों को सुनता है, उसका गठन किस एक्ट के तहत किया गया है? तो एक्ट तो यही होगा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसका गठन किया गया है, बैंकिंग लोकपाल का गठन। ठीक है, ये ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक वॉज डन ऑन? व्यापारिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। तो 19 जुलाई 1969 को व्यापारिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कहता है भारत में व्यापारिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया और इस दौरान 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय ऐसे बैंक पिक किए गए जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, गरीबों तक, ग्रामीणों तक पहुंचाना, समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इसके बाद एक और बार भी राष्ट्रीयकरण हुआ है, वो हुआ है 15 अप्रैल 1980 को सॉरी, तब 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह से कुल 20 बैंक सरकारी स्वामित्व में आ गए। बाद में वाले मर्ज होते होते अब ये 12 रह गए हैं, लेकिन ठीक है, 14 + 6 करके इस तरह से। तो 19 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन कहता है आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1935 परसुएंट टू रिकमेंडेशन ऑफ? ये क्वेश्चन अभी आया था। क्या इसकी आरबीआई की स्थापना गोरेवाला समिति की स्थापना के आधार पे हुई, अनुशंसाओं के आधार पे, या तलवार समिति या हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई? तलवार समिति का संबंध, एक तो हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बनी थी ये समिति, तलवार समिति 1975 में थी। इन्होंने क्या सुझाव दिया था? बैंकों में कस्टमर सेवाओं पे इन्होंने जोर दिया था और ये जो बैंकिंग लोकपाल का गठन हुआ है वो कहीं ना कहीं इनकी ही सिफारिशों के आधार पर हुआ है। गोरवाला समिति 1951 में गठित की गई और इन्होंने कहा कि हमें जो वित्तीय संस्थान है इनको पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखना चाहिए, इनको स्वायत्तता, ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, इनको अपने बिजनेस या ट्रांजैक्शंस खुद से करने दिए जाने चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। बैंक डिसाइड करेगा किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, या सारी चीज़ें बैंक तय करेगा, उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या प्रभाव नहीं होना चाहिए था। ये बात गोरवाला समिति ने कही थी और आज़ादी के तुरंत बाद ही कह दी थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है इन बैसल कमिटी रिकमेंडेशन वन ऑफ द रिकमेंडेशन रिलेट टू? बासले या बैसले समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश समिति थी, तो ये बहुत आसान है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। उन्होंने कहा था कि बैंकों को अगर फेल होने से बचाना है तो बैंकों के पास एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए, पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। तो उन्होंने पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिए थे। इसमें बैसल 1, बैसल 2, बैसल 3 आया था। इसमें जो थर्ड जो चल रहा है करंट बैसल 3, CAR रिक्वायरमेंट इन इंडिया एज पर RBI मिनिमम CAR 11.5%, यानी बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 11.5% कम से कम होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो वो तो खैर अगर आप CA वगैरह की पढ़ाई करते हो या बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स लगाते हो तो आपको हो सकता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना भी आए, लेकिन अभी आएगा नहीं। आपको तो याद रखना है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स।
इंटू 100 जब करेंगे तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 11.5% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है पर्याप्त पूंजी बैंक के पास है, बैंक फेल नहीं होगा। स्टेबिलिटी के लिए बैसले समिति ने ये रिकमेंड किया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। वेल, आगे कहता है द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़, बैंक का मेन कार्य क्या है? एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग एंड ग्रांटिंग लोन, ये तो सही में बैंक का मेन काम है। इशू ऑफ नोट्स, ये कमर्शियल बैंकों का कार्य नहीं है। गवर्नमेंट का बैंकर, ये भी नहीं है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक, ये भी बैंक का काम नहीं है। ये तीनों काम आरबीआई के हैं। आरबीआई ही है जो नोट्स छापता है, आरबीआई ही है जो सरकार के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है, आरबीआई ही है जो बैंकों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता देता है। बाकी कोई वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बैंकों का मेन काम क्या है? लोगों की जमाएं लेना, लोग अगर पैसे जमा कराने आए तो उनसे लेना और फिर वो पैसा लोगों में लोन के तौर पे बांटना, ये उनका मेन काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़, बैंक ये जो कमर्शियल बैंक हैं उनका मेन काम क्या है? पब्लिक को सर्व करना, प्रॉफिट कमाना, सरकारी काम करना या मनी इशू करना? तो मनी इशू करना तो इनका काम नहीं है। आपको लग सकता है, शायद लग सकता है कि सर्विंग टू द पब्लिक इनका मेन काम होगा, लेकिन नहीं सर, ये कमर्शियल है। ठीक है, जहाँ पे भी कमर्शियल आ जाता है ना, जैसे अगर मान लो मैं हूँ, चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके दो पर्पज़ हो सकते थे। एक तो होता सर्विंग नेचर और एक होता कमर्शियल नेचर। लेकिन अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ, कुछ भी अगर मैं कोर्स बेच रहा हूँ, तो फिर उसका मतलब है वो कमर्शियल नेचर है। भले मैं सेवा का दिखावा कर लूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कोर्स बिक जाएं और मैं कमाई कर लूँ, तो अगर मेरा प्रॉफिट मोटो है तो फिर मैं कमर्शियल एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो कमर्शियल बैंकों का भी मुख्य कार्य, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। ठीक है, उनके होने से जनता को सेवाएं मिलती है, वो एक अच्छी बात है। मतलब कहते हैं कि अगर आप एक ऐसे कैरियर में हैं जहां आप लोगों को सेवाएं देके कमाते हो तो ये है। तो ऐसा तो देखा जाए तो वैसे देखा जाए हर कोई ये करता है। एक दुकान भी अगर दुकान खोल के बैठा है तो वो आपको सेवा दे रहा है, लेकिन सेवा देना मकसद भर नहीं था, उसका मकसद प्रॉफिट था। तो ये दोनों के लिए लाभ की बात है। ठीक है, बैंकों का मुख्य कार्य लाभ कमाना होता है, कमर्शियल बैंकों का खास करके। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोज़ बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं। इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं। कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं। टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद है द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक विच इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय अदर बैंक, दैट इज केंद्रीय बैंक का वो मुख्य कार्य क्या है जो बाकी बैंक नहीं करते? साख नियंत्रण का काम आरबीआई करता है। ऋण प्रदान करना,
ये काम कमर्शियल बैंक का है। जमाएं स्वीकार करना ये कार्य कमर्शियल बैंक का है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी ये काम कमर्शियल बैंक का है। तो केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है जो बाकी बैंक नहीं कर पाते वो है क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण। ठीक है, साख नियंत्रण के लिए बैंक के पास कुछ क्वांटिटेटिव तरीके होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव तरीके होते हैं। ये हमने मौद्रिक नीति में पढ़ा है, फिर भी जल्दी जल्दी बात करें। बैंक रेट जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ओपन मार्केट एक्टिविटीज़ जिसके अंदर बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खुले बाज़ार में ख़रीदता है, बेचता है। कैश रिजर्व रेशो जिसके तहत कुछ पैसा कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखाना होता है, इस रेशो को चेंज करना। एसएलआर वो रेशो कि बैंकों को कुछ पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, तो उस एसएलआर को चेंज करना। ये सब बैंकों के क्वांटिटेटिव तरीके हैं। इन तरीक़ों से बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है। वहीं आरबीआई के पास कुछ क्वालिटेटिव तरीके भी होते हैं। उसमें जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट आप समझो, अगर एक मार्जिन रिक्वायरमेंट हो मान लीजिए 20%, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ पर 100 रुपये की चीज़ रखने पर बैंक जो है वो 80 रुपये का उधार दे सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्जिन 30% कर दिया जाए तो क्या होगा, 100 रुपये की चीज़ रखने पर बैंक फिर 70 रुपये ही उधार दे पाएंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी चेंज करके बैंक क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह से क्रेडिट राशनिंग करके, यानी कितनी क्रेडिट किस सेक्टर को दी जाएगी, ये करके भी बैंक एक क्वालिटेटिव तरीका है क्रेडिट कंट्रोल करने का। इसके अलावा बैंक मॉरल एसोसिएशन, मॉरल प्रेशर बनाकर भी कहीं साख नियंत्रण कर सकता है। इसके अलावा कुछ जो बैंक बात नहीं मानते, बैंक उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई करके, उनके ऊपर फाइन लगाकर या लाइसेंस कैंसिल करके भी उनको कहें साख नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद करने हैं। पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो वैसे ही मिल जाएगी। और चाहो तो फिर आप हमें, अगर नहीं मिल पा रही उधर, तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन 1992 द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस एज पर सी रंगराजन कमेटी, एम नरसिम्हन कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इस कमेटी का संबंध तो गरीबी से है। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट। तो बैंकिंग सेक्टर, जैसे जब 1991 में अपने आर्थिक सुधार हुए थे, तो बैंकिंग क्षेत्र में कौन से सुधार होने चाहिए थे, इसके लिए एम नरसिम्हन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अपनी रिपोर्ट के कुछ उनके हाईलाइट थे, वो क्या थे, सीआरआर और एसएलआर जैसे पूर्व अवरोधों को कम करना। सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए ताकि बैंक थोड़ा फ्री हैंड हो, लोग बैंक पब्लिक को ज़्यादा लोन दे पाएँ, इसलिए उन्होंने पहले रिकमेंडेशन ये थी कि सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए। सेकंड ये है कि परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए नए नियमों को बनाया जाए। बैंकों के जो असेट्स होते हैं उनको असेट्स को स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स, इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो इसकी सिफारिश भी एम नरसिम्हन ने ही की थी। निजी और विदेशी बैंकों को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, मतलब केवल गवर्नमेंट बैंक ना हो, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को भी लाइसेंस दिए जाएं, और यहाँ तक कि फॉरेन बैंक अपनी ब्रांच खोलना चाहें तो उनको भी अनुमति दी जाए। ये भी एम नरसिम्हन समिति की रिपोर्टों में था। पूंजी पर्याप्तता मानदंड, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को लागू करना, बैसल समिति ने जो कहा था उनको लागू किया जाए। इन सब सुधारों से क्या हुआ, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन हुआ और आधुनिकीकरण हुआ। द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग रूरल बैंकिंग एंड एग्रो फाइनेंस द नाबार्ड। ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त के प्रसार के प्रयोजन के लिए नाबार्ड ग्रामीण उधार लेने वालों को सीधा उधार देता है, गलत ऑप्शन, क्योंकि नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट लोन नहीं देता। सेकंड है ग्रामीण वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले ग्रामीणों को ये नहीं, ग्रामीणों को नहीं देता। बहुत सिंपल सी बात है, लोग लेते हैं संस्थाओं से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह से लोन, और उन संस्थाएं उनको ज़रूरत है तो वो नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। तो नाबार्ड रीफाइनेंसिंग का काम करता है। ठीक है, नाबार्ड कभी भी लोगों को डायरेक्ट लोन नहीं देता है। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैंक के कार्यों के संदर्भ में सूची 1 की मदों का मिलान सूची 2 की मदों के साथ कीजिए। एक तरफ काम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ आपको पहचान करनी है।
अभिगोपन, बैंक अंडरराइटिंग का काम करते हैं, बैंक कोषों का स्थानांतरण करते हैं, तो ये तो, और इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट देते हैं, बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं। तो बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं, ये बैंक का प्राथमिक कार्य है। सपोज मुझे केवल एक ही आता तो डी के साथ मैं 1 को डेफिनेट मिलाता, क्योंकि बैंकों का मेन काम होता है पब्लिक से जमाएं लेना। D1 वेल D1 यहाँ पे और यहाँ पे भी है, तो अभी तक ए ऑप्शन हट चुका है। इसके बाद ओवरड्राफ्ट देना बैंक का एक तरीका है एडवांस देने का। सोचो, अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं ओवरड्राफ्ट इज़ अ लायबिलिटी, क्योंकि हम खुद को सोचते हैं। जैसे सपोज करो मैं अगर बैंक के पास जाऊंगा और ओवरड्राफ्ट लूँगा, दैट इज़ जमा पैसे से ज़्यादा पैसे निकालूंगा, तो मेरे लिए तो ओवरड्राफ्ट है, पर बैंक के लिए वो क्या है, एडवांस देने का एक तरीका है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एडवांस देने का एक तरीका। तो मेरा सी के साथ जाके 2 मैच हो गया। अब सी के साथ 2 मैच हो गया तो इसी के साथ ये डी भी ऑप्शन में से हट गया। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है। अंडरराइटिंग और इससे पहले एक है कोषों का स्थानांतरण। तो बैंक जो है वो कस्टमर के बिहाफ पे फंड ट्रांसफ़र करता है। अगर आप कभी देखेंगे बैंक क्या करता है, जब हम बैंक में चेक ले जाते हैं तो वो हमारे खाते में पैसे जमा करता है, या हम किसी को चेक देते हैं तो बैंक हमारे खाते में से पैसे उड़ा देता है। यानी बैंक उस समय हमारे एजेंट की तरह कार्य करता है, वो हमारे खाते में पैसे जमा करने का और निकालने का काम करता है। तो बैंक हमें एजेंसी सर्विसेज प्रदान करता है। तो मेरा बी के साथ जाके 4 मैच होगा, बी के साथ 4 यहाँ है। वेल, तो कुल मिला के ये आंसर बनने वाला है। इसके अलावा बैंक अंडरराइटर की सुविधा देता है, कहने का मतलब है वो हमारे शेयर्स और डिवेंचर बिकवाने की गारंटी लेता है। तो ये बैंक का एक तरह से यूटिलिटी फंक्शन है। तो अभिगोपन जो है ये बैंक का उपयोगिता कार्य है, ये बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग होती है। तो इस तरह से बैठेगा, आपका आंसर सी रहेगा। ये बैंकों के कार्य के ऊपर क्वेश्चन था। वेल, यहाँ पे मैंने वापस यहाँ दिया है, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। बैंक का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, जमाएं स्वीकार करना, लोगों को लोन एडवांस देना और क्रेडिट क्रिएशन साख निर्माण का कार्य करना। बैंक के एजेंसी कार्य क्या होते हैं, हमारे चेकों का, हमारे बीआर का कलेक्शन करना, मतलब हमारे खाते में पैसे जमा करना। हमारे जो यूटिलिटी बिल होते हैं, पानी के, लाइट के, टेलीफोन के, इंटरनेट के, वो बिलों का भुगतान करना। एक ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर की तरह कार्य करना। इसके बाद बैंक के यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, बैंक जैसे शेयर्स और डिवेंचर्स की अंडरराइटिंग करता है, बैंक हमें लोकल लॉकर की सुविधा देता है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज देता है। तो ये बैंक के यूटिलिटी फंक्शंस हैं। वेल, आगे बात करें तो बैंकों के लिए वैधानिक तरलता कोष ज्ञात करने के लिए कुल तरल संपत्ति गणना में शामिल न की जाने वाली कुल संपत्ति हैं। ठीक है, आपने SLR सुना होगा, और SLR का सिंपल मतलब ये है कि बैंक को अपनी NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का एक निश्चित प्रतिशत, मान लीजिए 18.5%, इतना पैसा बैंकों को अपने पास तरल रूप में रखना होता है। तरल रूप से क्या मतलब है, बैंक गोल्ड के रूप में रख सकता है, हाँ। कैश के रूप में रख सकता है, हाँ। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, हाँ। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज वो जो SLR की कैलकुलेशन होती है, जहाँ पे आपको अपने पास लिक्विड एसेट्स रखने होते हैं, उन लिक्विड एसेट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज शामिल नहीं है। तो इसका आंसर सी है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स इस पर्पज़ से कौन कौन से माने जाते हैं। बैंक अपने पास कैश रख सकता है, ठीक है, और इसके अंदर वो कैश नहीं आएगा जो यूँ समझिए कि बैंक ने RBI के पास CRR के तौर पे रखाया हुआ है, वो वाला कैश नहीं। बैंक के पास जो खुद का कैश है वो काउंट होगा। अगर बैंक के पास फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में गोल्ड है वो काउंट होगा। बैंक के पास जो G सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये काउंट होंगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ गारंटीड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये काउंट होंगी। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ अंडर द इंडियन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये काउंट होंगी। और बॉन्ड्स इशूड बाय PSUs अप्रूव्ड बाय RBI, ये काउंट होंगी। और कौन काउंट नहीं होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज काउंट नहीं होंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काउंट नहीं होंगे, म्यूचुअल फंड और इक्विटी एंड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, ये सब SLR के पर्पज़ से काउंट नहीं होगा। तो याद करना है।
अगला क्वेश्चन है, उन वर्षों की पहचान कीजिए जिनमें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में विभिन्न चरणों में कार्य हुआ। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उससे पहले 1955 में भी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बी, सी और ई, बी सी ई इसका आंसर होगा बी। ठीक है, और एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पे, द डिफरेंट फेजेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया टुक प्लेस इन द फॉलोइंग ईयर्स। 1955 में क्या हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसका नाम रखा गया था एसबीआई। यानी इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण से पहले क्या नाम था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसके बाद 1980 में 6 और कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। इस तरह से कुल 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। तो ये मैंने इसको मिला दिया और मैं देखता हूँ क्या इतना मिलाने भर से मेरा काम हो जाता। ए के साथ 2 मैच हुआ है, तो ए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए ए और सी तो ऑप्शन गए। ठीक है, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हम अभी पढ़ के आए 1955 में हुआ था। तो मेरा बी के साथ 3 कनेक्ट होगा, तो बी के साथ 3 कनेक्ट होगा, वो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे भी है। अभी भी बी और डी दोनों ऑप्शन रेस में बने हुए हैं। 14 वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, वो 1969 में हुआ था। तो ये सी के साथ 4 जमेगा, सी के साथ 4 यहाँ पे है, इसलिए अब ये भी रेस से बाहर हो गया। डी इसका आंसर हो गया। और आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से मिलान कार्य पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू अक्वायर। फिशिंग क्या होता है, अनाधिकृत फर्मों से ऋण प्राप्त करने का प्रयास, संवेदी सूचनाएं जैसे प्रयोक्ता का नाम, पासवर्ड आदि प्राप्त करना, यही होता है फिशिंग। तो फिशिंग एक तरह का साइबर अटैक होता है। उसमें आपके पास मेल आएगा, हो सकता है एसएमएस आए, हो सकता है टेलीफोन कॉल आए, और ये आपको क्या करेंगे ना, किसी लिंक पे क्लिक करने को प्रेरित करेंगे या आपको एक फर्जी वेबसाइट पे पहुंचा देंगे, आपसे डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि वो कोई ऑथोराइज्ड संस्था है, लेकिन वो कहीं हैकर्स होते हैं और साइबर फ्रॉड आपके साथ हो, उसके लिए वो ट्राई करते हैं। उसको टेक्निकली या इस टर्म में फिशिंग कहते हैं। ठीक है, इसका कोई मछली पालने से कोई संबंध नहीं है, पर हाँ, जिस तरह मछली को जाल में फंसाया जाता है उस तरह आपको जाल में फंसाने की कोशिश है, तो इसलिए इसका नाम फिशिंग है। इसमें आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आपका पासवर्ड, आपके बैंक डिटेल्स, ये निकालने की कोशिश सामने वाला साइबर अपराधी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट बैंक फ्रॉम लॉस इज़। वेल, जैसे इस चैप्टर का जो पूरा नाम है वो है आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक एंड बैंकिंग प्रॉब्लम्स। तो बैंकों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोन लेने वाले आ जाते हैं, लोन दे भी दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग ब्याज वगैरह नहीं चुकाते, बाद में मूलधन नहीं चुकाते और बैंक को एनपीए का सामना करना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का सामना करना पड़ता है। इसका एक अच्छा उपाय क्या हो सकता है कि केवल उन्हीं लोगों को लोन दें जो बैंक के परिचित हों। पक्का समर्थक ऋण आधार स्वीकार करना, बिल्कुल ये एक अच्छा तरीका है। आप उनसे सिक्योरिटी के तौर पे, जैसे गोल्ड लोन होता है, उसमें लोन लेने वाले को गोल्ड जमा कराना पड़ता है, तब उनको लोन मिलता है। तो बैंकों को मतलब कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी चाहिए। उनकी ज़मीन के पेपर रख लो, फैक्ट्री के पेपर रख लो, प्लांट एंड मशीनरी, कार के पेपर रख लो, गोल्ड के पेपर रख लो। मतलब जो अनसिक्योर्ड लोन है वो बैंकों को कम से कम देना चाहिए, अगर वो सेफ रहना चाहते हैं या अगर वो डूबने से बचना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन ही देना ये कोई इलाज नहीं है, या बैंकों के केवल पुराने ग्राहकों को ही लोन देना ये भी कोई तरीका नहीं है। तो बैंकों को पर्याप्त सिक्योरिटी, गारंटी, मोर्गेज लेते हुए लोन देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स आर यूज्ड बाय द आरबीआई। तो बैंक रेपो रेट्स का इस्तेमाल करता है और रिवर्स रेपो रेट का भी प्रयोग करता है। इसके द्वारा बैंक लिक्विडिटी कंट्रोल की कोशिश करता है, तरलता नियंत्रण की कोशिश करता है। हमारी ये बहुत बार बात हो रखी है कि आरबीआई, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है रेपो रेट पे,
ठीक है। और मान लीजिए कि अगर रेपो रेट 6% है, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक उस हिसाब से लोगों को लोन देगा। लेकिन अगर आरबीआई इस रेट को मान लीजिए बढ़ा के 8% कर दे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कमर्शियल बैंकों के लिए ही ऋण की दरें महंगी हो गई हैं, तो वो आगे भी महंगी दरों पे ही पब्लिक को लोन दे पाएंगे, तो फिर लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएंगी। होता क्या है, सस्ता लोन देख के बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा, बैंकों के लिए रेट महंगी कर देगा, तो बैंक भी पब्लिक को महंगी रेट पे लोन दे पाएंगे, तो लोन लेने वालों की संख्या में कमी आ जाती है। तो जो बाज़ार में तरलता है उसमें कमी आ जाती है। तो ये तरलता नियंत्रण की तकनीकें हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंकों के पास अगर फालतू पैसा है, तो बैंकों का फालतू पैसा है तो वो अपना आरबीआई के पास पैसा रखवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आरबीआई को इकोनॉमी में से तरलता कम करनी होती है, तो बैंक क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाते ही बैंकों को लगता है कि यार हम अपना पैसा कहीं और क्यों दें, हम अपना पैसा आरबीआई के पास ही पार्क कर देते हैं, आरबीआई को ही दे देते हैं, ठीक है। वो ब्याज कमा लेते हैं और तरलता वाइप आउट हो जाती है, तरलता इकोनॉमी में से गायब हो जाती है। आपको मैंने एक सिंपल बताया था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन तीनों को अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझे तो बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आया तो ये तीनों दरें अगर बढ़ाई जाती हैं, इन तीनों में से एक भी दर बढ़ाई जाएगी तो क्रेडिट कंट्रोल आएगा, इन्फ्लेशन पे कमी आएगी। क्रेडिट कंट्रोल का ये तरीका है, ठीक है। और अगर अर्थव्यवस्था में चिकनाई या तरलता को बढ़ाना हो तो आरबीआई इन रेट्स में से किसी एक को कम कर देगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। लोगों से जमाएं स्वीकार करना ये कमर्शियल बैंक का कार्य है। ऋण प्रदान करना कमर्शियल बैंक का कार्य है। विनिमय विपत्रों की कटौती करना बीआरबीपी की, ये भी कमर्शियल बैंक का कार्य है। करेंसी नोट जारी करना ये कार्य आरबीआई का है, या दूसरे शब्दों में ये कार्य कमर्शियल बैंक का नहीं है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल है। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये डिजिटल पेमेंट में आता है। डिमांड ड्राफ्ट, ये पुराना तरीका है, ये पेपर पेमेंट का तरीका है। नेफ्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट भी डिजिटल भुगतान प्रणाली का तरीका है, ठीक है। और चेक भी पुराना सिस्टम है। चेक और डीडी ये बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो यूपीआई हुआ, आरटीजीएस, नेफ्ट, है ना, इस तरह की चीज़ें हुई, ये अब होने लग गई हैं, तो ये डिजिटल पेमेंट में आती हैं। तो ए और सी ये रहा इसका आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, वापस मिलान करना है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सामने कुछ ऑप्शन है, 90 दिन इसमें याद कर लीजिए। अगर बैंक ने जिसको उधार दे रखा है, अगर वो 90 दिन तक मूल या ब्याज या दोनों नहीं दे रहा है, मतलब 3 महीने हो गए उसकी तरफ से कुछ भी पैसा नहीं आ रहा, या आ रहा है तो बहुत कम है, तो वो एक तरह से बैंक के लिए एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। तो ये ए आपका 3 के साथ जाके मिलान होगा, ए 3 के साथ मिलान होगा, ऐसा यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, तो ये ए कट गया, पर अभी ऑप्शन जिंदा है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक अपने पास कुछ पैसा तरल रूप में रखता है, तरल वर्ड आना चाहिए, तो ये तरल वर्ड है। तरल संपत्ति के रूप में रखी जाने वाली शुद्ध मांग और समय देनदारियों का प्रतिशत, ठीक है। ये आपका बी जाके 4 के साथ कनेक्ट हो गया, बी 4 के साथ यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है, तो अभी सी और डी में रेस लगी हुई है। अच्छा, रेपो रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उधार देता है, वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, तो ये सी के साथ जाके 2 कनेक्ट होगा। सी यहाँ 1 दे रखा है, सी यहाँ 2 दे रखा है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। और कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, तो बैंकों को कुछ प्रतिशत राशि आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो नकदी के रूप में आरबीआई के पास
रखी जाने वाली जमा राशि का प्रतिशत CRR के तौर पे व्यक्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। अगर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना है तो RTGS होता है, नेफ्ट होता है, स्विफ्ट होता है या DD स्विफ्ट होता है। तो आप स्विफ्ट का फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, एस फॉर सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड, W वर्ल्ड वाइड, I से मतलब है इंटर बैंक, इंटर बैंक मतलब बैंकों के दरमियान लेकिन वर्ल्ड वाइड है, और F मतलब फाइनेंशियल, और T से मतलब है टेली कम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट तकनीक का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण होता है। फुल फॉर्म अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द RBI। RBI इनमें से क्या नहीं करता? नोट इशू करता है, क्रेडिट क्रिएशन ये काम नहीं करता, फॉरेन एक्सचेंज फंड प्रोटेक्शन ये काम RBI करता है, विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करता है, क्रेडिट कंट्रोल। देखो ये क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं, बैंक जमाएं लेते हैं और जमाएं लेके कुछ पैसा अपने पास रख के बाकी इकोनॉमी में उधार दे देते हैं। तो बैंकों का काम है साख का सृजन करना, साख का क्रिएशन करना, लेकिन RBI का कार्य है उसको वॉच करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना। तो ये वाला कार्य RBI का है। ठीक है, वापस बोल देता हूँ, नोट इशू का काम RBI का है, फॉरेन एक्सचेंज का संरक्षण करना कार्य RBI का है, क्रेडिट कंट्रोल का काम RBI का है। इसने पूछा कौन सा कार्य RBI नहीं करता, तो ये वाला कार्य, कौन सा वाला? साख निर्माण या कहें साख सृजन का कार्य RBI नहीं करता। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों के साथ सुमेलित करें और सही कूट को चिन्हित कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन IDBI, IDBI 1964 हमने पढ़ा था, LIC 1956 है, SIDBI 1990 है और ICI 1955 है। ठीक है, एक बार नीचे देख लीजिए, IDBI 1964, ICI 1955, LIC 1956, SIDBI 1990। तो मिलान करें तो आपका A जाके D के साथ कनेक्ट हुआ है या 4 के साथ कनेक्ट हुआ है, A4। तो A4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और B आपका सेकंड के साथ कनेक्ट हुआ है, वो यहाँ पे और यहाँ पे भी है। C आपका फर्स्ट के साथ जाके कनेक्ट हुआ है, वो यहाँ सही है, तो इसका आंसर B रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, बहुत आसान, आप खुद ही कर लीजिए। रिज़र्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो 2 तारीखें आप कस के याद कीजिए। RBI की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 1 जनवरी को। तो ये अच्छे से आप तारीखें याद रखेंगे। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगी आपको, नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं।